वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खटकती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें ये है कि जो डिफेंस में, खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकोनॉमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी 2 ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तीर से 2 शिकार किए जाए, भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकोनॉमी भी रुक जाए और भारत की इकोनॉमी भी रुक जाए। मेरे ख्याल में ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने वहां माइंड बना लिया है, पूरे भारत ने माइंड बना लिया कि मोदी इज कमिंग बैक और दे विल कीप ग्रोइंग द वे दे आर ग्रोइंग, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत की तरक्की जो है वो इट इज कंटीजेंट ऑन मोदी साहब। बल्कि इस वक्त मैं कई आर्टिकल पढ़ता रहता हूं, इसके बाद जो दूसरे रिप्यूटेबल जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, लोग कई ऐसी बातें करते हैं कि ही मे बी द सक्सेसर ऑफ मोदी साहब, और उनकी भी परफॉर्मेंस है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं इस दफा देख रहा हूं कि यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन गए और उनकी भी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। ही इज डेडिकेटेड पर्सन। मैं इस दफा जब भारत गया तो कई लोगों के साथ डिस्कस किया, हम बार मैं कई दफा कहता हूं तालीम तालीम तालीम, लेकिन कई चीजों के लिए तालीम नहीं, परफॉर्मेंस, डेडिकेशन, पैट्रियटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो दैट इज व्हाट इज गिवन बाय मोदी टू द नेशन। मैं तो बल्कि हमेशा ये कहता हूं आपको भी कुछ चाय वाला चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में भी, क्योंकि आपको हार्वर्ड कैम्ब्रिज वालों ने अभी तक बैंकरप्सी दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तब सबसे पहले तो मैं वो सीला टनल के हवाले से बात करूंगा। कुछ चाइना को जो रिजर्वेशन थी उसमें वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, उन्हें एतराज था। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से, और दूसरी तरफ से कराक्रम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का, जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए, इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और आज उनकी ये सपोर्ट करना, चीमा साहब ये ज़हन में रखें कि इस वक्त अमेरिकन ये चाहती हैं कि उनकी जंगें कोई और लड़े। अब वो चाइना को भी वो जिस तरीके से वो भारत के करीब ज्यादा से ज्यादा आते रहे हैं माजी में, और अपना वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे भारत के साथ, उसमें बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकोनॉमी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह, 2 चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खटकती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें यह है कि जो डिफेंस में, खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकोनॉमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी 2 ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तीर से 2 शिकार किए जाए, भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकोनॉमी भी रुक जाए और भारत की इकोनॉमी भी रुक जाए, और जो इनके अपने हालात खराब हैं तो ये कैचअप कर जाए। तो ये एक उसी कड़ी का मुझे उसी का एक पीस नजर आ रहा है कि आज इन्होंने कहा जी कि वो स्टेट इनकी, आप ये बताएं आप उसके खिलाफ कर क्या रहे हैं? आप कुछ, या तो अमेरिका को कहें ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पेश करें या फ्रंट पे आके खेलें। तो इस वक्त अमेरिका जो कि अपने, मैं समझता हूं कि सदी के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है, जो मुझे इस हवाले से 2 चीजें मुझे एतराज है। एक तो आज से 10 दिन पहले यहाँ पे जब फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे तो हमारे अंकल बाइडन ने उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन आइसक्रीम खाते थे। कौन आइसक्रीम खा रहे थे? एंजॉय कर रहे थे, साथ हंसियां निकल रही थी, तो गाजा की जंग की बात कर रहे थे। अंकल बाइडन को यह नहीं पता कि 5 महीने की जंग के अंदर 31,900 लोग मर चुके हैं, 31,900 लोग जो है वो मर चुके हैं, जिनमें 27 लोग भूख से मर गए, 73,500 लोग जख्मी हैं। और दूसरी तरफ सिर्फ इजराइल अपनी फौज की रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ 247 फौजी मर गए। वो कोलैटरल डैमेज की जो रेशो होती है ना, वो बिल्कुल रेशो कोई नहीं है। तो आज टोनी ब्लिंकन भाईजान जो है वो सुना है इजिप्ट चले गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो आपने खुद फरमाया जिस तरह के वो एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में लेकर आने वाले हैं, और इजिप्ट में वो मुसलमान मुल्कों के वुज़रा खारजा से मिलेंगे आज थर्सडे वाले दिन, आज के दिन। लेकिन उसमें से निकले क्या? कुछ भी नहीं निकले। उसकी वजह यह है कि टोनी ब्लिंकन साहब जो है वो उनकी बात अब सुनता कौन है? उनकी बात अब सऊदी अरेबिया, जहां से अभी वो मोहम्मद बिन कासिम से होके आए हैं, उन्होंने ईरान के साथ डील जाके बीजिंग में की है। इस वक्त सऊदी अरेबिया के चाइना ज्यादा करीब है वर्सेस अमेरिका की। अब एलाइज भी घबरा रहे हैं। अब एलाइज किस तरह घबराएंगे उसकी भी बात बताना चाहूंगा। टोनी भाईजान जो है, टोनी ब्लिंकन साहब, साउथ कोरिया सियोल में इन्होंने समिट थी, डेमोक्रेसी समिट, उसमें जब गए सियोल में, साथ ही नॉर्थ कोरिया ने 6 मिसाइल उधर से उन्होंने मारे।
और जिसमें वो मिसाइल का इफ्तिताह करने के लिए जब आ रहा था तो लिमोजिन में आया नॉर्थ कोरियन जो प्रीमियर था, और उस लिमोजिन में आया जो पुतिन ने उनको गिफ्ट की। और तीसरी बात अगली बताऊंगा कि उन 6 मिसाइलों में से कुछ मिसाइल जाके जापान के पास गिरे हैं, जापान के पास। तो जब आपके फॉरेन मिनिस्टर के इस्तकबाल में नॉर्थ कोरिया 6 मिसाइल छोड़े और आप हंसते हंसते वहां से भाग जाएं खसियानी बिल्ली बन के, तो आपकी क्या वैल्यू है? हाँ, दुख ये है कि इन टोनी बिल्किन तो चले अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, बोइंग के बोर्ड पे रहे हैं, ये तो शायद कोई चीजें बेचने के लिए वहां पे गए होंगे। और लेकिन जो भाईजान रोजे रख के आएंगे वजीर खारजा दूसरे मुसलमान मुल्कों के, उन्हें कोई सोच नहीं है कि 32,000 बंदा मर चुका है, 32,000 बंदा मर चुका। और मुझे एक और अफसोस है, आज मैं इस चीज पे बल्कि आपके इसके प्रोग्राम के हवाले से कंटेस्ट करूंगा। कल इंतहाई एक इमेच्योर स्टेटमेंट आई है जैरेड कुशनर के हवाले से। उन्होंने कहा कि गाजा जो है वो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है, यहां पे तो इन सब लोगों को नाइजर भेज देना चाहिए, ये जितने फलस्तीनी हैं इनको किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में भेज दें, यहां हम हाई राइज बिल्डिंगें बनाएं। वह मुसलमानों पे 2 बिलियन मुसलमान हैं और अभी तक फॉसिल फ्यूल के सबसे ज्यादा जखायर इनके पास है। कल थप्पड़ मारा उन्होंने इनके मुंह पे। प्रॉपर्टी, ये वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी, और नक्शे जारी किए गए हैं। कहते हैं कि पहली दफा बात नहीं हुई, 2022 में इजराइल ने इसका प्लान भी जो था कोई एक रिलीज किया था, लेकिन वो जैरेड कुशनर साहब हैं, वो उन्होंने कल परसों स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पे ये वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंगें बनानी चाहिए। हालांकि उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनके जो सुसर साहब हैं उनकी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर इस वक्त वो जो आपको पता ही है कि $465 मिलियन का वो बॉन्ड मांग रहे हैं। और आज की CNN की खबर ये लगी हुई है कि ट्रंप कैंप से उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू लुक टुवर्ड्स द ट्रंप टावर। आप जाके नए टावर बनाना चाहते हैं गाजा में, अपने यहाँ के टावर तो पहले देखेंगे इनका क्या मुस्तकबिल। लेकिन इसमें इनका नहीं कोई कसूर 2 बिलियन मुसलमानों का है जो ये सारा कुछ देख रहे हैं और मुंह दूसरी तरफ इंतशार का शिकार है और कोई क्लियर लीडरशिप नहीं है इस वक्त। देखें, दो मुल्कों के अंदर एक मुसलसल कंपटीशन माजी में देखा जाता था मुस्लिम लीडरशिप के लिए, सऊदी अरेबिया एंड टर्की, दोनों की डायरेक्शन है, अजीब डायरेक्शन है, अजीब किस्म की लीडरशिप है, बिल्कुल जिसको लीडरशिप कहना भी ज्यादा है। और दूसरा, इस वक्त 2 बिलियन मुसलमान जो है, चाहे वो अपने मुल्कों के अंदर है तब भी ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, बाहर के मुल्कों में है तो तब भी वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन चीमा साहब, ये नई डेवलपमेंट है इस वक्त जो आप बात कर रहे थे। दूसरा, इस वक्त अगर भारत के हवाले से चीजें, इलेक्शन वहां गर्मा गर्मी चल रही है, और आज की जो सबसे बड़ी खबर आई है कि वहां पे केजरीवाल साहब को अरेस्ट कर लिया गया है शराब के वहां पे लिकर के ठेके देने पे। पहले 2 लीडर उनके पहले ही जेल में थे, सूर्या और जय, लेकिन आज उनके ऊपर एक नई एलिगेशन लगा। पहली एलिगेशन तो मौजूद थी, साथ ही कांग्रेस ने उन्होंने अपने रिजर्वेशन का इजहार किया है कि हमारे जो अकाउंट है, जो कि तकरीबन उनके बल्कि उनकी स्टेट $16.32 मिलियन है, उनके $16 मिलियन है जो उन्होंने होल्ड कर लिए, जिसपे इस वक्त जो उनके कांग्रेस के लीडर है उन्होंने कहा कि 20% इंडियन दे वोट फॉर अस बट वी इवन देन डोंट हैव ₹2 टू स्पेंड ऑन समथिंग। तो इसमें मुझे जब भी ऐसी चीज को देखता हूं तो मुझे साथ ही इलान मस्क जो है वो याद आ जाते हैं। खासकर उन्होंने आज से कुछ हफ्ता पहले एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि दुनिया के हर कंट्री के अंदर एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग हो चुकी है, गवर्नमेंट स्ट्रांग हो रही है। जिस तरह अब कांग्रेस के अकाउंट सीज कर लिए गए, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको कहा गया $465 मिलियन आप जमा कराएं। अगर वो जमा कराते हैं तो उनके पास तो पैसे नहीं बचेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। इसी तरह का मिले जुले जो इजहार है वो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि हमारे अकाउंट सीज कर लिए गए, हम इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे। तो ये इस वक्त अगर देखा जाए, और साथ ही इसी एस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका के हालात थे, कल आपने देख लिया डोनाल्ड लू के यहाँ पे इस वक्त एक पॉइंट इसमें हम डोनाल्ड लू की बात शुरू करने लगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा जो डेमोक्रेसी समिट सोल में हुई तार साहब, उसमें आपको पता है पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, और दो दफा ये मैं आपसे चाहता हूं इस पे जरा कमेंट करें। 2 दफा पाकिस्तान को इनवाइट किया गया, पाकिस्तान ने कहा हमने नहीं आना बिकॉज आप चाइना को नहीं बुलाते। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जब उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते थे तो उनको इनवाइट किया गया, उनको कहा वीडियो पैगाम भेजें, तो उन्होंने कहा मैंने वीडियो पैगाम नहीं भेजना, हमें बिनफ से नफीस बुलाएं तो तब आएंगे। कल डॉक्टर जयशंकर ने वीडियो पैगाम भेजा वहां पे, एक बात। और तार साहब दूसरा, इसको बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन भी नहीं आया, प्रेसिडेंट तो दूर की बात, व्हाइट हाउस तो दूर की बात, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो अमेरिकी जो डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, टॉप डिप्लोमेट, उन्होंने मुबारकबाद दी है। डेमोक्रेसी समिट पे ना बुलाना, डोनाल्ड लू ने जिस तरह कल बातें हुई हैं पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन साफ और शफाफ हैं या नहीं, ये जब इंक्वायरी आएगी उसकी रिपोर्ट पे मबनी है। और तीसरी ये बात कि किसी ने मुबारक पाकिस्तान को नहीं दी,
इस सिचुएशन में जरा डिस्कस करें आप ये सारी सिचुएशन जो मैंने बताई है, वेयर आर वी स्टैंडिंग? चीमा साहब, हकीकत आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब बेचारे अपने 3.5 साल वो भी इंतजार ही करते रहे, बल्कि उन्होंने बड़ा पर्सनल ले लिया था कि जो बाइडन उनको कॉल नहीं कर रहे। उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, लोगों ने बड़े बड़े पैसे लेके, जो सपोर्टर थे यहाँ पे, डोनर्स थे, जो सारे बड़ा जोर लगाते रहे हैं यहाँ टेक्सास से कि किसी तरीके से अंकल बाइडन जो है इमरान खान साहब से टेलीफोन पे बात कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं की थी। देखिए उसमें इसमें जो एक सबसे बड़ा इशू मेरे समझ में वो नजर आता है आपके योर फाइनेंशियल क्राइसिस। जब आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं इतने बुरे तरीके से, वो समझते हैं हमने IMF को जो कह दिया कि आपके साथ डील करें, एंड दे डोंट कंसीडर इट्स नेसेसरी कि आपके साथ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है उनको रेगुलेट किया जाए, वो दे डोंट फील द नीड ऑफ इट। इसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादती है, लेकिन ये कि इस वक्त आप अपने रीजन में अगर देखा जाए तो, अगर चीमा साहब, हालांकि मेरे लिए यू आर आइसोलेटेड। आप इस वक्त जितने नेबर हैं आपके साथ, अफगानिस्तान है तो आप हालत जंग में हैं, ईरान आपके साथ, वो भी आपके साथ अभी 2 हफ्ते पहले आप एक दूसरे के गुत्थम गुत्था थे। भारत के साथ आप टू नेशन थ्योरी से ही आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। अब तीसरा कल जो अटैक आपके ऊपर हुआ है ग्वादर पे, तो अल्टीमेटली यू आर नॉट इन अ गुड टर्म विद चाइना एट द सेम टाइम। तो 4 नेबर हैं, चारों के चारों आपके आइसोलेट, आप उनके साथ यू आर नॉट इन अ गुड टर्म्स विद देम। तो जब आपके हालात लोकली और फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप मुसलसल कर्जों की किस्तें देने के लिए कर्जे ले रहे हैं, तो फिर आपको वो क्यों करेंगे निकालने, आपसे क्यों वो दे विल कंसीडर यू इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ी इसकी वजह यही। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, जरा कमेंट कीजिएगा। इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन काउंसिल की बड़ी बात हो रही है, और ये अभी एक इजलास भी आज वज़ीर आज़म ने डिस्कस किया है। इंडिया के अंदर ऐसे सेटअप नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये जो सेटअप है आपको पता है ये हाइब्रिड है, इसमें फ़ौज और सिविलियंस बैठते हैं, और कहा जा रहा है कि आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर SIFC है और देन कैबिनेट है। कैबिनेट की उतनी ताकत नहीं है जितनी SIFC की ताकत है। तार साहब, ये जो मॉडल है ये पाकिस्तान को, जो आप बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, आप बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आप बात करते हैं कि हम जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आए इस मुल्क में और तरक्की करें, ये SIFC कोई रास्ता दिखा सकती है, या कि ये समझें कि बस एक हाइब्रिड प्लस मॉडल हमारे पास आ गया और जैसे माजी में होता रहा वैसे ही होगा? आपको इसमें कोई उम्मीद नजर आती है कि फौज, क्योंकि ये भी तनकीद की जाती है तार साहब कि दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि जिसमें फौज और सियासतदान मिल के बैठ के फैसले कर रहे हों। सो इस पे जरा बात करें कि ये शायद दुनिया इस वजह से भी हमें नॉन सीरियस ले रही है, लेकिन इससे आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है? चीमा साहब, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इस तरह के मॉडल मौजूद है। मैं इस पे थोड़ा सा आपको देखिए, बर्मा के अंदर इस तरह का मॉडल मौजूद है कि आर्मी जो है वो पावर शेयरिंग करती है, या उनकी परमानेंट लेजिस्लेशन में सीटें हैं उनकी। और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पावर शेयरिंग होती है, क्योंकि देखें तुम्हारा अफ्रीका वाली बुलाता है चीमा साहब, हालात ਅਸੀਂ न्यूक्लियर वेपन लेके बैठे हैं, एडा मुल्क है तार साहब, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो बर्बाद अफ्रीका। नहीं चीमा साहब, ਤੁਸੀਂ मैं एक वेख्या ਤੁਹਾਨੂੰ आदत पै गई थोक च पकौड़े तलने दी, तो ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ तल रहे हो। मेरा मकसद है $85 बिलियन खा गए और अडकार भी नहीं मार रहे ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਿਲਾ ਤੁਹਾਡੀ। देखो ना, $85 बिलियन ला के तो ਤੁਸੀਂ सोच लो कि तरक्की वाले पासे जाना है, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ नहीं करते, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਅਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ $85 ਬਿਲੀਅਨ ਖਾ ਕੇ। ਕਰਜ਼ੇ आपके, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ $85 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ UAE ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ? अच्छा चीमा साहब, उसमें जो मैं समझता हूँ जो मॉडल है, देखिए आज अब मैं खासकर जो जमहूरियत को देखता हूँ, आज मैं इसी डेमोक्रेसी पे आज बात कर रहा था। बांग्लादेश में कौन सी जमहूरियत है? वहां भी हालात यही है। आप मुझे ये बताइए, इजिप्ट में अगले दिन इलेक्शन में वहां कौन सी जमहूरियत है? कोई जमहूरियत नहीं। पुतिन ने इलेक्शन लड़ा, 88% उसने ले लिए हैं वोट, और 2030 तक वो रहेगा आगे। पीटर द ग्रेट था, उससे ज्यादा भी टेन्योर जो है वो पुतिन आगे चलाएगा। यहाँ पे जहां पे ओबामा 12 साल से एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करके बैठा है, तो जमहूरियत किधर है? मेल इन वोटिंग हुई है पिछली दफा। आधा कंट्री अमेरिका जहां 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है, वहां पे आधा कंट्री कहता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि जी पिछले फेक इलेक्शन जबरदस्ती इन्होंने मुझे हराया। तो जमहूरियत आप अगर कहें ना, तो वो पहले तो मैं, बिकॉज मैं स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल साइंस का, ट्रू डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फिक्शन। आप कहते हैं फरिश्ते पिक करने हमने, और वो गलती कर ना सके, उनका कोई स्कैंडल ना हो, कोई कुछ ना हो, किसी लड़की से बात भी ना करें, किसी बंदे से भी बात ना करें, वो फरिश्ते बन जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात ये है, मैं कहूंगा बहुत अरसा पहले किसी ने कह दिया था कि वोट, मेरे ख्याल में उसने वो नाम बोले जिसने कहा था, वोट डालने वाले से वोट गिनने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। और कोर्ट किसी बड़े स्ट्रांग आदमी है, तो ये, और आज से 100 साल पहले उसने कहा। आज की बात सुन ले, पुतिन के बारे में वेस्ट आज क्या सोच रहे हैं? जब इस दफा पुतिन ने इलेक्शन जीता है, एक ऐसे मैंने पढ़ा जिसके बारे में लिखा है कि सक्सेसर ऑफ पुतिन, पुतिनिज्म इज अ सब्जेक्ट ऑफ पुतिनिज्म। अब कहते हैं पुतिन चला भी जाएगा तो उसने कई ऐसे पीछे अफसर या लोग तैयार कर लिए हैं जो उसकी आइडियोलॉजी को लेकर आगे जाएंगे। पुतिन ने अगले दिन अपनी स्पीच के अंदर 3 चीजें, आपने अगर चले बात की, मैं आपके देखने वालों को थोड़ा एजुकेट करना चाहूंगा। अगले दिन जो पुतिन ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी है, उसके अंदर उसने कई चीजें बड़ी सख्त कही हैं। एक तो उसने कहा कि यूक्रेन की जंग के अंदर
फ्रेंच स्पीकिंग और ब्रिटिश स्पीकिंग लोगों के एक्सेंट हमने सुने हैं। इसका मतलब है कि नेटो सोल्जर्स आके फिजिकली लड़ रहे हैं। एक तो उसने बहुत बड़ी एलिगेशन लगाई नेटो के ऊपर। दूसरा उसने ये कहा कि मैं मजीद एरियाज लेकर यूक्रेन के एक लार्जर बफर जोन बनाना चाहता हूं, कई सौ मील का बफर जोन बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे रशियन मेनलैंड के ऊपर वहां से हमले कर रहे हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर रशियन मेनलैंड। तीसरी सबसे बड़ी वार्निंग जो उसने दी है, उसने कहा इस वक्त सबसे ज्यादा रशिया का नुकसान हो रहा है सैटेलाइट्स के जरिए। जो आपने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इस वक्त जो डेंजरस चीजें हैं वो सैटेलाइट्स हैं। उसको अमेरिका और वेस्ट जो इंफॉर्मेशन यूक्रेन को देता है तो वो हमारे लिए खतरनाक है। तो उसका उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि वी विल यूज एटॉमिक एसेट्स इन द स्पेस, जो कि इस वक्त दो दफा सोचने पे मजबूर है। इस वक्त वेस्ट परेशान है उसके मामले में। वैसे भी वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का बड़ा मसला ये जी। और उन्होंने कहा कि हम अपना एटॉमिक रिएक्टर बनाएंगे स्पेस के अंदर। तो इसमें अगर देखा जाए तो चीमा साहब, जमहूरियत अगर देखा जाए तो आज एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप कहें कि ट्रू जमहूरियत 100% इज वर्किंग। तो हाइब्रिड सिस्टम, मैं ये समझता हूँ हाइब्रिड सिस्टम भी काम करता है तो सही तरीके से करे तो सही, और अगर सही तरीके से करे तो कौम फिर भी तरक्की कर सकती है। चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को जिन चीजों की जरूरत है, एक तो आपको लग्जरी गुड्स के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। आपको इस वक्त इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है। दूसरा, आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करें कोई अगर हो सकती है। तीसरा है कि जितनी शिफाफियत चीजों में लगाएं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी पे जोर होना चाहिए। और तीसरा, अभी तक किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि अगली जनरेशन को हमने पढ़ाना किस तरह है, इनको जिहाद की फेज से निकालकर मेन स्ट्रीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किस तरह लेकर जाना है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जो कि अफसोस वाली बात है। और इसी से लोग बेजार होकर कंट्री छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पे तालीम का भी फुकदान है। और दूसरा, मैं फिर यहाँ कोट करना चाहूंगा पाइड के चेयर, जो जिनकी मैंने इंटरव्यू का रेफरेंस दिया था, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का सबसे पहला जो काम होता है रिसर्च करना, सॉल्यूशंस निकालना। और इस वक्त पाकिस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां पे रिसर्च हो रही। तो अफसोस वाली बात ये, फिर आप ये जो इस वक्त मुक्तदर लोग हैं, ये उनका फर्ज बनता है कि इन चीजों पर तवज्जो दें। अपने बच्चों को लंदन पढ़ा के, ये जो 250 मिलियन लोग यहाँ बैठे हैं बेचारे, इनके बच्चों की भी बात की जाए। और इस वक्त जो मैं मुसलसल ये बात करता हूँ बार बार, चीमा साहब के आपकी महंगाई को, आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? भारत से ट्रेड किया जाए, ईरान से ट्रेड किया जाए, अफगानिस्तान से ट्रेड किया जाए। अब भारत के साथ आपके इश्यूज अपनी जगह पर हैं, लेकिन चाइना और भारत का ट्रेड हो रहा है, अमेरिका और चाइना का ट्रेड हो रहा है। तो ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करें। और दूसरी ये बात है कि टू नेशन थ्योरी ठीक है, आपने 76 साल पहले थी, लेकिन आप कुछ अरसे के लिए उसकी दुकान बंद करके मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वक्त के साथ साथ जरूरतें तब्दील होती हैं, सोच भी तब्दील होनी चाहिए मेरे ख्याल। डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी क्विक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, और वो, आप भारत में गए हुए थे, जैसे अभी बातें चल रही हैं कि मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे ये कांग्रेस के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ, और कल आपको पता है कि वहाँ कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में भी इंडिया की बात हुई है, और यहाँ पे इवन के वो उस कांग्रेस में ये डिस्कस किया गया कि वहाँ CAA के ऊपर क्वेश्चन हुए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी साहब का जो वापस आना इज मस्ट फॉर इंडियाज ग्रोथ? क्या अगर नरेंद्र मोदी वापस आते हैं तो ही इंडिया की ग्रोथ है? क्या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ये सोच चुकी है या प्लान कर चुकी है तार साहब कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आती तो भारत की जो तरक्की है उसका पहिया रुक सकता है? जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होती है तार साहब, जब भी कोई गवर्नमेंट होती है, अब 10 साल वो रहे, 10 साल में उन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की, 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला, एंड दैट वाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये स्टैटिस्टिक्स बताए जाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी का आना ही भारत की तरक्की है? क्योंकि जिस तरह ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ किया जा रहा है, इट टेल्स के वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि समहाउ जो भी हो मोदी साहब आए, दैट इज द ओनली वे इंडिया तरक्की करेगा। आप तो हो के आए हैं, इस पर जरा थोड़ा कमेंट करें प्लीज। चीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की जो है इस वक्त, उसको स्पीड अप करना, इसके बुनियाद तो 1991 में इसमें नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह साहब ने रखी थी, उसके बाद वाजपेयी साहब ने, और कंटिन्यूटी आई है। आज की भारत की तरक्की का मैं क्रेडिट बिल्कुल मोदी साहब को दूंगा। उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं थी। और दूसरा, अगर भारत उससे पहले कोलिशन गवर्नमेंट्स होती थी, और दूसरा चीमा साहब मैं कहूंगा, जहां भी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है दुनिया की किसी जगह पे, वहां तरक्की नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। मैं यहाँ के कांग्रेस की मिसाल लेता हूँ। टूटी फूटी इस वक्त शख्सियत हासिल है रिपब्लिकन पार्टी को, हाउस के अंदर, कांग्रेस में, सेनेट के अंदर उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे, सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक भी तरक्याती काम नहीं हो सका। बहस बराए बहस, पार्टी लॉयल्टी के ऊपर जाके सारा दिन लड़ते रहते हैं। सफर कौन करता है? मुल्क सफर करता है, कंट्री सफर करता है, वोटर सफर करते हैं, जनरल मैसेज सफर करते हैं। मेरे ख्याल में ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने वहां माइंड बना लिया है, पूरे भारत ने माइंड बना लिया कि मोदी इज कमिंग बैक, और दे विल कीप ग्रोइंग द वे दे आर ग्रोइंग। इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत की तरक्की जो है वो इट इज कंटिजेंट ऑन मोदी साहब। बल्कि इस वक्त मैं कई आर्टिकल पढ़ता रहता हूं, इसके बाद
जो दूसरे रिप्यूटेबल जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। लोग कई ऐसी बातें करते हैं कि ही मे बी द सक्सेसर ऑफ मोदी साहब, और उनकी भी परफॉर्मेंस है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं इस दफा देख कर आया हूँ कि यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे और उनकी भी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। ही इज डेडिकेटेड पर्सन। मैं इस दफा जब भारत गया तो कई लोगों के साथ डिस्कस किया। हम बार बार मैं कई दफा कहता हूँ तालीम तालीम तालीम, लेकिन कई चीजों के लिए तालीम नहीं, परफॉर्मेंस, डेडिकेशन, पैट्रियटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो दैट इज व्हाट इज गिवन बाय मोदी टू द नेशन। और वो दूसरी चीज जो जिस बंदे में देख रहा हूँ वो मैं योगी साहब, यूपी वाले, उनके पीछे भी लोग हैं। और अल्टीमेटली जब भी आप बात करते हैं तो आप ये सोचना, कई लोग जो है पाकिस्तान में बैठ के इस चीज को भूल जाते हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर हिंदूज। सो वो अगर इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए अच्छा है। आपको नहीं पसंद तो आपको ना है, क्या फर्क पड़ता है आपका, आपकी ओपिनियन का। मैं तो बल्कि हमेशा ये कहता हूँ आपको भी कुछ चाय वाला चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में भी, क्योंकि आपको हार्वर्ड कैम्ब्रिज वालों ने अभी तक बैंकरप्सी दी है, इसके अलावा कुछ नहीं। सही कह रहे हैं तार साहब, ये तो आपकी बात हमेशा ठीक होती है। आप सही कहते हैं कि इधर से तो पढ़ के जाते हैं, लेकिन आपकी बात वो मैं अक्सर हमारे जो ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं उनको कहता रहता हूँ। अगले दिन भी कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा आप जब अमेरिका जाते हैं आप बिल्डिंग्स देख आते हैं, आप अपार्टमेंट देख आते हैं, और फिर आके इतने तुम पैसे इकट्ठे करने लग पे वापस कहीं लेके जाने ने। So, ये बात जो है ना निशानियां लगा जाती है ना घरों के ऊपर। वो कहती है नहीं असि हुण जाएं ते ग्रोसरी लैनी करनी ना, साडा दी बो आंदी लाहौरों असि नहीं जाना होता। क्योंकि वो चीज़ से किस तरह ये फिर वो उनको जब वापस आते हैं डीपीओ डीसीओ तो दफ्तरों के अंदर उनको लोग नजर नहीं आते, लोगों की शक्ल में डॉलर और पाउंड नजर आते हैं। सही कह रहे हैं तार साहब, लेट्स सी। लेकिन तार साहब बहुत सारे एक फैक्टर ये भी है जो इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को दबाया और सेंटीमेंट अवाम जो है वो इमरान खान के साथ थी। सो जिस दिन इलेक्शन हुआ है इमरान खान है, ये ना हो कि नरेंद्र मोदी अपोजिशन को इतना दबाएं कि सिंपैथी फैक्टर वहां पे भी उभर जाए। सो वहां पे भी ये फैक्टर पड़ सकता है। लेकिन मोदी साहब के पास जो है जो 10 साल की तरक्की उन्होंने की है या जो ग्रोथ हुई है, मैं समझता हूँ वो उनका बड़ा सर्टिफिकेट है। सब बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है मोदी साहब की अकम्पलिशमेंट्स की। यहाँ पे हमारी अकम्पलिशमेंट्स थी काले बकरे, जिन, उस्मान गुजदार। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर भी बहुत बड़ा फैन हूं खान साहब का, मुर्शद पाक का। 55 जलसे किए उन्होंने, वो खतरनाक कार्ड इस्तेमाल किए, एंटी अमेरिका जज्बात, एंटी आर्मी जज्बात, और उसके ऊपर तड़का जो उन्होंने बेचा इस्लाम को। उन्होंने कहा कि उमरा ना करने जाओ, पीटीआई के लिए काम करो, ये सियासत नहीं जिहाद है। और जो वो तड़का जो उन्होंने बेचा है जो कि मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। लेकिन फिर उमर अयूब साहब ने कहा कि हमारे डब्बों के अंदर फरिश्ते वोट डाल गए हैं, आपके ऊपर तरस ही आता है, दुआएं खैरियत, क्योंकि आप अटामिक पावर है, अटामिक पावर है। और जो बंदा आपका इस वक्त उमर अयूब साहब है, जो कि खुद एक डिक्टेटर के, मिलिट्री डिक्टेटर के पोते हैं, ग्रेजुएटेड फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, एंड ही हैज ओपिनियन टुडे कि वोटों के डब्बों के अंदर जिन वोट डाल गए। मुझे तरस भी आता है, खौफ भी आता है आपसे कि पता नहीं आपकी डायरेक्शन क्या है, कि जॉर्ज वाशिंगटन की तालीम के बाद भी आप जो है जिनों पे बिलीव करते हैं, फरिश्तों। चल करें फिर आप चीमा साहब, पहले भी आपने एक दुनिया की एटॉमिक पावर जो है काले बकरे और जिनों पे चलाई है। सही कह रहे हैं तार साहब, इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े थे, मौजूदा अपोजिशन लीडर जॉर्ज टाउन के पढ़े हैं, और जिनों और जो है वो बकरों और इनके ऊपर चल रहे हैं। आप देखें, अल्लाह ही, आपकी बात सही है कि न्यूक्लियर पावर है, अल्लाह ही हमारा हाफिज है। आई होप कि चीज़ें बेहतर होंगी, इस टेन्योर में सख्त फैसले किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सारे तार। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भारत मतलब कि डिफेंस में इतना आगे बढ़ गया ना, डिफेंस एक्सपोर्ट करने में आगे बढ़ गया है। इंपोर्ट करने में तो दुनिया जानती है कि भाई साहब इंपोर्ट करने में तो हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े ही थे, लेकिन भाई अब पूरी दुनिया ये जानती है कि भाई साहब हम अब एक्सपोर्ट करने में सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भाई साहब वो शुरुआत हो चुकी है। भाई आर्मेनिया को हमने बेहिसाब मतलब कि भाई साहब असला मतलब कि एक्सपोर्ट कर दिया है भाई साहब, खूब सारा। मिसाइलें ले लो भाई साहब, ब्रह्मोस मिसाइलें ले लो भाई साहब, ठीक है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ले लो, ठीक है भाई साहब, छोटी बड़ी मिसाइलें ले लो, ठीक है, और क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट्स ले लो भाई, मतलब कि भाई तेजस एयरक्राफ्ट भी हमने बेचे भाई साहब। मतलब कि हम बहुत सारा असला बेच रहे हैं। आर्मेनिया ने तो बहुत सारा असला खरीदा, इंडोनेशिया ने भी खरीदा है, ठीक है भाई साहब, और भी मतलब कि छोटे छोटे जो देश हैं साइड में, ठीक है, वो भाई खरीद रहे हैं भारत से असला, ठीक है भाई साहब। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई साहब भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। भाई आत्मनिर्भर अगर भारत नहीं बनेगा तो भाई साहब बहुत दिक्कत आ सकती है भाई साहब, क्योंकि भाई अगर कभी जंग छिड़ती है और भाई साहब, ठीक है, कभी जंग छिड़ती है तो भाई साहब भारत के पास में वो आपूर्ति करने के लिए उस जंग में मतलब कि जो खर्च हो रहे हैं, मतलब कि जो मतलब कि असला वगैरह सारा मतलब कि खर्च हो रहा है, सारा का सारा हट मतलब कि भाई साहब जंग में मतलब कि भाई साहब तहस नहस हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो भाई साहब उसकी आपूर्ति करने के लिए भाई साहब भारत के अंदर भी मतलब कि ऐसे मतलब कि फैक्ट्रीज होनी चाहिए कि भाई साहब जो ये असले बनाती हों, तो भाई साहब एयरक्राफ्ट्स बनाती हों, मिसाइल्स बनाती हों, तो उसके लिए भाई भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि भाई भारत के अंदर अगर ऐसी कंपनीज हों, भारत के अंदर मतलब कि
क्षमता हो मैन्युफैक्चर करने की, तो भाई भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई साहब आगे चल के कभी ना कभी किसी के ना किसी के साथ तो जंग हो सकती है भाई साहब, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई साहब कुछ भी स्टेबल नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है भाई साहब, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई भारत को ये सब चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा, और भाई भारत की कभी जंग छिड़ती है तो भाई भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, कि भाई कि भारत भी मतलब कि भाई आगे चलकर भाई साहब जंग लड़ सकता है और भाई साहब जीत भी सकता है, ठीक है भाई साहब। मतलब कि भाई भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो मतलब कि पूरी दुनिया के लिए भाई साहब एक शॉकिंग की बात है, शौक की बात है कि भाई भारत इतना सारा मतलब कि क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट कर रहा है इतना सारा असला, वो कैसे कर पा रहा है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब इसकी जो बुनियाद थी ना भाई, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रख दी थी, ठीक है भाई साहब। और उसी का नतीजा है कि भाई आज की डेट में भारत असला जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरे देशों को। और भाई साहब भारत का नाम तो था कि भाई साहब भारत बहुत सारा मतलब कि इम्पोर्ट करवाता है असला, ठीक है। और भाई अब जो है ना भारत भाई साहब, ठीक है, इंडिया इज़ एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स टू ओवर 100 कंट्रीज ग्लोबली। म्यांमार, द फिलीपींस एंड द आर्मेनिया आर द लीडिंग बायर ऑफ इंडियन मेड मिलिट्री हार्डवेयर। अदर major export destinations include the United States, France, रशिया, वियतनाम एंड श्रीलंका, ठीक है भाई साहब, ये भी हैं भाई साहब। भाई अब जो है ना मतलब कि भाई ठीक है, तो भाई अब जो है ना क्या बोलते हैं अमेरिका का मतलब कंपटीशन आ गया भारत। भारत भाई साहब पूरी दुनिया को बेच रहा है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। भारत का जो लीडिंग बायर्स है ना मतलब कि भारत से खरीदने वाले, वो म्यांमार है, फिलीपींस है एंड आर्मेनिया करेंटली आर दी टॉप इम्पोर्टर्स ऑफ इंडियन डिफेंस प्लेटफॉर्म, ठीक है भाई। और जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, रशिया, वियतनाम, श्रीलंका ऑल्सो रिप्रेजेंट मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स एंगलोंग वेरियस नेशंस इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। ये जो हैं ये ग्लोबल पार्टनर्स हैं, ठीक है। मेजर मेजर एक्सपोर्टेड इक्विपमेंट्स भाई साहब, ठीक है भाई साहब, भारत के जो हैं, ठीक है, नेवल प्लेटफॉर्म में मेक अप द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट। ओवर 50% इंक्लूड्स ऑफ शोर पेट्रोल वेजल्स, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स एंड शिप्स। ये सब चीज़ें इस्तेमाल मतलब कि ये सब चीज़ें भाई भारत का मतलब कि मेजर चीज़ें हैं, जो ये नेवल्स के जो है ना इक्विपमेंट्स है, वो सारी चीज़ें मेजर में आती हैं, ठीक है भाई साहब। ये सब चीज़ें बढ़कर चढ़कर भारत बेच रहा है, ठीक है, नेवल्स के खास तौर पर। तो भाई भारत का जो मतलब कि भाई साहब डिफेंस मतलब कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स का जो खर्चा होता था ना भाई साहब, वो अब भारत में ही बना मतलब कि भाई साहब भारत के अंदर ही कब आपूर्ति करी जा रही है। जितना भी मतलब खर्चा होता था भाई साहब, ठीक है भाई साहब, वो ज़्यादा खर्चा कर देते थे भाई साहब, क्योंकि भाई साहब बजट निकालते थे मतलब कि पूरा का पूरा, तो उसमें अलग से बजट रखना पड़ता था भाई साहब, कितने खरीदेगा कितने बेचेगा। भाई साहब खरीदते तो हैं हम, लेकिन भाई साहब मानते हैं, लेकिन भाई इम्पोर्ट मतलब कि भाई अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इम्पोर्ट तो करते थे भाई, अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं भाई हम, ठीक है भाई साहब। ये भाई बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि भाई भारत जितना आगे बढ़ेगा ना इस चीज़ में उतना ही बेस्ट है भाई साहब, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट में, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब जो भाई भारत डील कर रहा है ना फ्री ट्रेड डील्स, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है भारत को। भारत ने ईयू के साथ में यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड डील करी, ठीक है भाई साहब, और भाई वो छा गई, पूरी दुनिया में छा गई भाई साहब, ठीक है, पूरी दुनिया में छा गई भाई, पूरी दुनिया में, ठीक है। इंडिया हैज़ एग्रेसिवली एक्सपेंडेड इट्स फ्री ट्रेड फुटप्रिंट्स इम्प्लीमेंटिंग मेजर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA टू बूस्ट ग्लोबल मार्केट एक्सेस एंड द लोअर टैरिफ, ठीक है भाई साहब। मतलब कि भारत जो है ना मतलब कि भाई साहब फ्री ट्रेड डील कर रहा है, ठीक है भाई साहब, लोअर टैरिफ पर मतलब कि ड्यूटी नहीं लगेगी भाई साहब। भारत का जो भी सामान जाएगा ना तो उन पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, उनका भी जो सामान आएगा उन पर भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो भारत इस सब चीज़ पर बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है भाई साहब। अब देखिए भारत ने किसके साथ में करी है रिसेंट में ही। मेजर रिसेंट ट्रेड डील्स एंड देयर करंट स्टेटस इंक्लूड ओमान के साथ में द इंडिया ओमान CEPA एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन June 1, 2026। इट प्रोवाइड्स प्रिफरेंशियल
access for Indian exporters in textile, plastics, engineering goods and automobiles। ठीक है भाई साहब, ये तो 1 जून की बात है भाई साहब, ये अभी आज की ही बात है कि भाई साहब ओमान के साथ में भी मतलब कि CPA हो गया है। ठीक है भाई साहब, फ्री ट्रेड डील में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें टेक्सटाइल, प्लास्टिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स। ठीक है भाई साहब, ओमान के साथ में तो भाई साहब वैसे भी भाई साहब गहरे ताल्लुकात है भारत के, और भाई साहब भारत तो ओमान का साथ देता है बहुत जगहों पे। यूरोपियन यूनियन EU, इंडिया एंड द EU ऑफिशियली इंक्लूड concluded negotiation for a sweeping FTA on January 27। ठीक है, और 2026 दिस इफेंशियली opens up the European market for the Indian businesses, farmers and skilled professionals। ठीक है, 26 जनवरी को EU की चीफ आई थी भारत के अंदर, और भारत के अंदर वो FTA करके गई थी। ठीक है, वैसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके गई थी। और US के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स में ऑन क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑन फरवरी 10, 2026 को ये डील हुई थी। द US एंड द इंडिया अनाउंस अ हिस्टोरिक फ्रेमवर्क फॉर एन इंटीरियम रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट विच resulted in reduced reciprocal tariffs and the lifting of certain US import duties on India goods। ठीक है भाई साहब, यूनाइटेड किंगडम के साथ में भाई साहब भारत ने साइन करी। ठीक है भाई साहब, इसमें क्या है कि व्हीकल्स वगैरह सिक्योरिटी, हाई मोबाइल वीज़ाज एंड ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू द UK। ठीक है, अब EFTA कंट्रीज ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, आइसलैंड। ठीक है भाई साहब, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑफिशियली एक्टिव इस्टेब्लिशिंग इंडियाज़ नेशन। ठीक है, कनाडा के साथ में भी फ्री ट्रेड करी है भाई साहब। तो भारत ने बहुत सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड डील करी है, और भारत भाई आगे बढ़ रहा है डिफेंस में ही नहीं भाई साहब। ठीक है, फ्री ट्रेड डील भी कर रहा है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है भाई साहब, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।